हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं किसान यानी अन्नदाताओं के विषय में और उससे जुड़े हुए जो विषय हैं उनके विषय में भी, और एक और बात करेंगे सरकार के विषय में। यानी कि सरकारें जो हैं वो कैसा कार्य करती हैं और वो दिखाने में ज्यादा विश्वास रखती हैं। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी की बात आए तो हमेशा क्वांटिटी को चुनती है, क्वालिटी को नजरअंदाज कर देती है। क्यों? क्योंकि जो वोटर्स हैं यानी कि जो वोट देने वाले लोग हैं वो क्वालिटी नहीं जानते, वो नहीं जानते कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, लेकिन वो ये जानते कि अच्छा सरकार कुछ कर रही है। सरकार लगातार लगातार, आपने देखा भी होगा कि जब सरकारें होती हैं तो वो जो है वो जैसे कोई भी उद्घाटन जो होता है ना, यानी कि कोई भी बाउंड्री रखने में यानी कि सिला रखने में उसमें ज्यादा विश्वास रखती हैं कि भाई यहाँ पुल बनेगा, इसका एक क्या कर दिया, निर्माण के लिए कार्य जो है पूजा पाठ कर दिया और फोटो वोटो छप जाते हैं। उसी तरीका से वो पूरा कब होगा उसका कुछ पता नहीं है। इसी तरीका से आज मैं आपसे जो किसान अन्नदाताओं के विषय से जुड़ी बात करने वाला हूं, हमारे एग्रीकल्चर और उसमें किस प्रकार से जो अनुसंधान है यानी कि कृषि का जो अनुसंधान है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है और वास्तव में सरकार इसे लेकर के कितनी सीरियस है। तो देखते हैं मसला क्या है। मसला ये है कि अभी तक आप देख रहे होंगे कि भारत के अंदर लगभग 300 किस्म जो है, जैसे कि आप दाल हो गया, अनाज हो गया, यानी कि ऑयल वाले जो बीज होते हैं, मक्का हो गया या फिर धान हो गया, उनके जो बीज है ना उन पर क्या होता है, शोध होता रहता है भारत के अंदर। और जब शोध होता है तो वो वेराइटीज उसमें निकल करके आती हैं। अब जैसे इसमें क्या करता है कि भारत ने क्या करा कि लगभग 300 से ज्यादा जो वेराइटी है वो 2 साल के अंदर अंदर जारी कर दिया। 2 साल में 300 वेराइटी। अब मतलब उसमें क्या होगा कि भाई डुप्लीकेट भी होते होंगे, जैसे कि धान के अंदर हो सकता है कि 5 से 6 जो है वेराइटी वो लेकर के आए, इसी तरह से गेहूं के अंदर 4 से 6 वेराइटी लेकर के आए, और इसी तरीका से जो ऑयल सीड्स जो होते हैं उनका भी इसी तरह से 5-5 6 तरीका के वेराइटीज लेकर के आए। अब बार बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आते हैं या कृषि मंत्री आते हैं और वो आकर के कहते हैं कि देखो हमने गेहूं के लिए इतनी सारी जो प्रजातियां हैं इस तरीका से हमने रिसर्च किया है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, यानी कि जो उसका प्रोडक्शन है वो कितना बढ़ने वाला है, इस पर कभी बात नहीं होती। लेकिन अगर आप इसकी तुलना विकसित देशों से करें या चाइना जैसे देशों से करें तो वहां पर आपको बिल्कुल अलग दिखेगा। कैसे? वहां पर आप देखोगे पिछले 2 साल में 30 से कम जो है वेराइटीज जो है वो सामने आई हैं, क्या तो वो गेहूं की हो या फिर वो धान की हो या फिर ऑयल सीड्स जो होते हैं उनकी हो, 30 से कम वेराइटी जो है वो सामने आई हैं। अब आप कहोगे कि अमेरिका, ब्राजील या फिर रूस जैसे जो देश है वो इतना कम कर रहे हैं और भारत 310 गुना ज्यादा। ठीक है, अब देखिए यहीं पर सारा का सारा जो है वो आप एक झोल है। झोल क्या है कि यहां पर आपको क्वांटिटी ज्यादा दिख रही है, 300 दिख रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है यानी कि प्रोडक्शन कितना बढ़ा, और दूसरा है कि बीमारियों से लड़ने की जो फसल की जो क्षमता है वो कितनी बढ़ी, इसकी कहीं जिक्र ही नहीं आता। अब देखो ये है मसला। समस्या क्या है, किस्म जो है यानी कि वेराइटीज जो है, जो जिन्स है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन बात यह है कि प्रोडक्शन जो है, और दूसरा है कि जो वाइबिलिटी है यानी कि जो फसल है वो कीड़ों से अपने आप को कितनी सुरक्षा ले सकती है, इसका जिक्र कहीं नहीं आता। और यही चिंता का विषय है कि हम जो है वोट के चक्कर में लगातार ये दिखाते रहेंगे कि आज हमने जो है 300 वैरायटी, 200, 146, 147 ये वैरायटी हमने खोज दी है, लेकिन ये नहीं बताते कि भाई इसका जो आउटकम्स क्या है, इसकी जो है कमी है। अब देखिए 60 से 80% जो किस्में हैं कभी किसानों की तक नहीं पहुंच पाती, वे केवल रिसर्च पेपर पर रह जाती। मतलब जो है क्या होता है कि मानो आपने रिसर्च कर लिया कि आपने बना दिया कि भाई ये जो नया बीज आया है, ये जो बीज है ये किसानों तक पहुंचती नहीं। कितने? 80 से 60 से 80%। अब मानो 100 में से 100 आपने बनाए हैं, 100 में से 20 ही नीचे तक आ पाते हैं। अब जो 80 है वो पेपर पर ही रह जाते हैं, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लेकिन उनकी घोषणा पहले ही कर दी जाती है कि देखो हमने इतने जिन्स जो है इस फसल के, इस बीज का इतना जिन्स हमने बनाया है। लगेगा तो ऐसा कि जैसे यार कितना सारा रिसर्च हो रहा है, लेकिन वही है कि आउटकम्स जो है वो जीरो है। तो आज यही जो है हमारा चिंता का विषय है। अब इससे होता क्या है कि जब इतने सारे जो मार्केट में बीज आते हैं, इतनी वेराइटी आती है और किसान को पता नहीं कि उसके आउटकम्स क्या आएंगे, तो वो जो ये बीज जो डालता है इसमें कंफ्यूजन उसको पैदा हो जाता है। अब ये जो कंफ्यूजन है, अगर इससे बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि भाई आप जो है ना ये जो 60-70% है घोषणा मत कीजिए, पहले इसकी एफिकेसी देखिए और इसका ये देखिए कि भाई ये जो प्रभाव, जैसे एक तो ये होगा कि भाई ये आने वाले समय में, जैसे आप गेहूं का देखिए, गेहूं की हाइट कितनी होगी, और गेहूं जो है वो पानी अगर आता है, जैसे आप बोलते हैं वेस्टर्लीज जब आएंगी तो जो गेहूं होगा वो हवा से गिरेगा तो नहीं, अगर गिर भी जाएगा तो जो अनाज है वो कितना पैदा होगा उसमें, ठीक है, हाइट कितनी होगी, वेट कितना होगा, ये सारी की सारी जो चीजें ना वो डिसाइड पहले होनी चाहिए। अब ये होता नहीं है, हम क्या करते हैं जितना भी रिसर्च हुआ है सबको लाकर के घोषणा कर देते हैं, किसानों के लिए कंफ्यूजन हो जाता है। अब इसका अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? आपको इसका प्रदर्शन मापना पड़ेगा, उनकी एफिशिएंसी मापनी पड़ेगी कि वास्तव में जो ये बीज है इनकी एफिशिएंसी क्या है, प्रोडक्शन कितना बड़ा है, वाइबिलिटी कितनी बड़ी है, और जो फसल है यानी कि टोटल जो है उसका जो अगर आप देखोगे जो प्रोडक्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी कि हमें आउटकम चाहिए, ना कि हमें ये चाहिए कि भाई आपने कितनी रिसर्च करी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं। अब देखिए वही आता है कि बाजार में जो किसान की जो स्वीकृति है केवल उन किस्मों में मंजूर है जिन्हें निजी क्षेत्र और किसान अपनाने को तैयार हो। इसका मतलब यह है कि मार्केट में बहुत ज्यादा वेराइटीज किसी भी फसल या किसी भी जो है किस्म की जो है उतारे ना, क्यों ना उतारे, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है और किसान हो या फिर प्राइवेट सेक्टर उसको कभी भी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसका जो आउटकम्स है वो उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई अगर आप इस बीज को बोगे तो आपका जो प्रोडक्शन है पहले से कितना बढ़ जाएगा, आपका जो कीड़ा है वो लगेगा या नहीं लगेगा।
ये जो फसल है अगर इसकी हाइट कितनी होगी, ये गिरेगी या नहीं गिरेगी, तो ये सारी की सारी जो है ये बता नहीं पाते। और इसी कारण से जो आप कहते हैं ना कि भाई डेफिसिट ऑफ द अगर हम इसे कहते हैं कि जो विश्वास है वो कम हो जाता है इसके कारण से, और जो बीज है वो बिक नहीं पाते। अब किसान क्या करते हैं, वही करते हैं कि भाई वो जो है पुराने ही जो बीज है उनको ही चुनाव कर लेते हैं, उन्हीं को वो बार बार यूज करते रहते हैं, प्रोडक्शन बढ़ नहीं पाता। तो इससे क्या हो रहा है, सरकार को लग रहा है कि भैया वो तो वोटर को बहुत कुछ दिखा रही है, लेकिन जो आउटकम्स है वो जीरो रह जाते हैं। अब इसी पे मैं आज आपसे जो मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया है उसका थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें 2-3-4 कंसेप्ट और आएंगे और कुछ डेटा जो है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। अब देखिए, भारत जो है कृषि अनुसंधान नीति जो है उस पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि जो कृषि पर अनुसंधान तो हो रहा है लेकिन वो 80 से 80% जो है सिर्फ पेपर तक ही है, वो जमीन पर आ ही नहीं पाता। तो ये जो कमी है वो हमें दूर करनी पड़ेगी। अब भारतीय कृषि में प्रगति जो है हर साल सैकड़ों नई किस्म जो है वो जारी करी जाती है। अब ये जो है जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि वो आते हैं, जैसे बताया है 2024 के अंदर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री जी ने जो है 109 जो फसल की जो किस्म है वो जारी की थी कि भाई 109 तरीका पर 109 किस्म हमने जो है बनाई है। अब ऐसी तरह से आप देखोगे 2025 और 26 के अंदर 25 और 26 में 184 जो किस्म है वो फिर दोबारा से जारी करी गई। अगर टोटल इनको करोगे तो लगभग वो 300 नई किस्म जो है वो 2 साल में जारी हो जाती है। लेकिन वही समस्या, 80% वो जमीन पा ही नहीं पाती। तो अब क्या है, आउटकम्स पे ध्यान देना पड़ेगा। आउटकम्स अगर नहीं लाओगे तो फिर दिक्कत है। छुट्टियों को हटाकर अगर हम देखा जाए तो पूरी साल पे 365 दिन होते हैं, लगभग आपने कितना कर दिया 2 साल में जो है 300। तो छुट्टी अगर हटा ली जाए तो हर एक जो है महीना में हर एक दूसरे दिन जो है ये एक फसल की जो किस्म है उसका जो अनाउंसमेंट हो रहा है। लेकिन क्या इन संख्याओं से जमीनी हकीकत बदलती है? बिल्कुल नहीं बदलती, जो मैंने आपको शुरू में बताया है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन के आउटकम्स ही नहीं है। तो प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा ये नहीं पता। वही है जैसे कि आप देखोगे तो क्या ये जो खाद तेल धान या फिर जो भी खाद धानों में जो उनका प्रोडक्शन कोई बढ़ा है नहीं बढ़ा है, वो इतना का इतना ही जो मैंने आपको शुरू में बताया है। ये किसानों की आमदनी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, इस पर का भी कोई वो नहीं है रिसर्च पेपर की भाई ये जो बीज आप लाई हो इससे किसानों की जो आमदनी है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये भी नहीं है। विश्व स्तर पर जो उसका जो निर्यात है वो क्या होगा, जो फसल जो आपने बनाया है, ये किस्म आपने बनाई है, उसका ये वैरायटी आपने बनाई है, तो विश्व स्तर पर उसका जो है प्रोडक्शन कैसा है, उसका कोई रिसर्च पेपर है वो भी नहीं है। अब बात यही आती है कि जो स्टार्क रियलिटी जो क्या है, हम जो है आज भी 70% खाने का जो तेल है और जरूरत पड़ने पर दालें भी अभी बाहर से ही आयात कर रहे हैं। वैरायटी तो हम बना रहे हैं लेकिन उसके जो आउटकम्स है वो जमीन पर नहीं है। इसका तो यही मतलब है। क्यों? क्योंकि फिर हमें आयात करने की क्या जरूरत पड़ती है? अगर हम इतना सारा जो किस्म है, चाहे तो ऑयल सीड्स हो या फिर वो खाने की जो जैसे गेहूं हो गया, तिल हो गया, या फिर जो गेहूं है या चावल है, मकाई है, या इनकी जितनी वैरायटी हम बना रहे हैं, अगर वास्तव में उनके आउटकम्स होते तो हमें बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब वही है, किस्मों की संख्या जो है प्रदर्शन का एक भ्रामक और कमजोर जो है संकेत है। क्या है? ये भ्रम क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ होते हुए दिखना चाहिए, वो वाली बात है। ए लार्ज नंबर ऑफ दैट क्रॉप वैरायटी रिलीज इज द ऑफन टू ए वीक और ए मिसलीडिंग इंडिकेटर ऑफ एन एग्रीकल्चर और द ब्रीडिंग सिस्टम्स परफॉर्मेंस। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई ये सिर्फ इंडिकेटर है और इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है कि होते हुए दिखना चाहिए, यार कुछ तो हम कर रहे हैं, कुछ तो हम कर रहे हैं। इससे भ्रम जो है वो क्रिएट होता है और कुछ नहीं होता। क्लियर? क्या आप वास्तव में कृषि अनुसंधान को लेकर गंभीर हैं? ये सरकार से पूछना चाहिए। आपकी जारी की गई किस्मों का जो मानदंड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उनके आउटकम्स क्या हैं और वे कहां जाती हैं, इससे पता चल जाएगा कि आप कितने गंभीर हैं। यानी कि भाई जो आपने फसल की जो किस्म जो जारी की है वास्तव में उनके आउटकम्स क्या है ये तो बताओ। अगर ये नहीं बता रहे तो फिर वो सबका सब हवा हवाई है। अब बात आती है कि जो अधिकांश किस्म है खेत तक पहुंचती नहीं है। कितनी नहीं पहुंचती? 70 से 80% तो बीच में पेपर पे ही रह जाती है, यानी कि वो कभी भी जमीन तक आती नहीं है। और जो बची हुई है वो जो आती है उनके ऊपर भी पूरा शोध नहीं है कि भैया इनका जो प्रोडक्शन है, इनका आउटकम्स क्या होंगे। 60 से 80% कभी भी जो है वास्तविक रूप से जो अपनाई ही नहीं जाती। अच्छा, जो जमीन पर आती भी है उनका जो है मैंने ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि किसान उसको जो है अपना ही नहीं पाते। अब बात वही आती है कि फिर वो क्या करते हैं, फिर वही करते हैं कि भाई जो उनके पास है परंपरागत रूप से उसी को बार बार यूज करते हैं। अब उससे होता यह है कि प्रोडक्शन वहीं के वहीं है, किसान की आय वहीं की वहीं है और जो फसल है, जो कीड़ा उसे लगा हुआ है वो वहीं का वहीं है। तो फिर उससे जो है कोई फर्क पड़ नहीं रहा। बस आपको अनुसंधान होते हुए तो दिख रहे हैं लेकिन जमीन पर वो कभी भी प्रतिफलित होते हुए आपको दिखाई नहीं पड़ते। अब जैसे बासमती हो गया, गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, इनकी जो पुरानी किस्म है वही जो है अभी भी जारी है। भारत बनाम वैश्विक कृषि महाशक्ति है, मात्रा पर ध्यान दे रहे हैं। शुरू में जो बताया क्वालिटी बनाम क्वांटिटी, तो हम क्वांटिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्वालिटी पर नहीं दे पाते। अगर दे पाते तो 300 जो किस्म बना रहे हैं ये पॉसिबल नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया अमेरिका, चाइना, रूस जैसे बड़े, ब्राजील जैसे जो देश है वो भी 10 से 30 के बीच में ही रह जाते हैं। तो जरूरत है इससे उनसे कुछ सीखने की। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है वो 10 से 15 ही प्रतिवर्ष बना पाते हैं और भारत जो है 300 को जो है क्रॉस कर जाता है। तो ये सीखने की हमें आवश्यकता है। अब बात आता है रिलीज इन्फ्लेशन। इन जो रिलीज इन्फ्लेशन प्रणालीगत खामियों को छुपाता है। अब ये लाते क्यों हैं? वही है कि भाई करते हुए दिखना चाहिए, जिससे आपको क्या होता है, प्रिजर्व इंसेंटिव, यानी कि प्रोत्साहन संरचना। वैज्ञानिकों को प्रभाव के बजाय किस्म जारी करने को जो है पुरस्कृत किया जाता है। अब होता क्या है कि भाई किस्म जारी करी है, बस वैज्ञानिक को पुरस्कार दे दिया, उससे लगता है कि भाई सरकार कुछ कर रही है, बस टोटल जो है। अब यहाँ पे क्या है, मीटू किस्म। अब होता क्या है कि भाई जो भी ये वेरायटी बना रहे हैं वो वेरायटी अगर आप इतनी सारी बनाओगे तो ये एक दूसरे की रिप्लीकेशन ही होंगी, वो ना कि वो अपने आप में कोई न्यू होगा। नहीं समझे मेरी बात? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करो आपने 1 2 3 इस तरीके से वेरायटी
वेरायटी है। अब आपने जो है इन्हीं से मल्टीप्लाई करके आप बना रहे हैं दूसरी वेरायटी, तो क्या होगा कि अगर आप ज्यादा किस्म बना देंगे तो जो मैंने यहाँ पे इन दोनों से मिलाकर आपने एक वेरायटी बनाई, अब फिर आपने इन दोनों से मिलाकर के बनाई, इसका मतलब है कि इन दोनों के अंदर यहां से निकल के मानो ए आया और इन दोनों से मिलकर के आया बी, तो ए और बी के बीच में जो सिमिलरिटी है वो बहुत ज्यादा होंगी, और अगर इतनी सिमिलरिटी है तो फिर डिफरेंशिएट दिखेगा कहां से? वही कह रहा है कि जो वेरायटी है वो आपस में एक दूसरे की सिकल जैसी लगती है कि भाई वो एक जैसी है, तो डिफरेंशिएट होना चाहिए। अब जैसे कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ, मुख्य प्रॉब्लम क्या है? अपनाने के लिए जो ब्रीडिंग जो है वो होती चाहिए, हमारे यहाँ एडॉप्टेशन है नहीं, क्यों नहीं है? वो ट्रस्ट डेफिसिट है। और दूसरा आता है ब्रीडिंग ऑफ दैट क्लियरेंस, बस क्लियरेंस है, क्लियरेंस मिलता जा रहा है, उनको एडॉप्टेशन हो ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सरकार वास्तव में उनके फायदे नहीं गिना पाती और बस वो दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। अब फ्रेगमेंटेड प्रोग्राम्स वही है कि संस्थानों के बीच में आपस में समन्वय नहीं है, एक जो है कुछ दूसरा इंस्टीट्यूशन बना रहा है, तीसरा कुछ और बना रहा है, पता चला कि दोनों इंस्टीट्यूशन ने सेम ही किस्म की जो प्रजाति की जो फसल है उसको विकसित कर दिया, तो ये बड़ी समस्या है। अब ऐसे ही है कम गुणवत्ता सीमा, लो क्वालिटी जो है थ्रेशोल्ड जो है, यानी कि जो थ्रेशोल्ड वही है कि भाई आपने अगर कोई नई किस्म विकसित करी है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि पहली फसल जो है उससे ये क्यों बेहतर है, यानी कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो कितना ज्यादा है, इसका थ्रेशोल्ड कितना है वो हम बता नहीं पाते, तो फिर लोगों में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो इसे अपना नहीं पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे वही जो मैं आपको बता रहा था, अगर आप बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक से ब्रीडिंग कराएंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो धीरे धीरे हो क्या जाएगा, देखना धीरे धीरे इस तरीका से देखो ये बढ़ता चला जाएगा, इस तरीका से सिमिलरिटी आप में आ जाएगी। हाँ दिखने में तो वो अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन क्या है देखना सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी की जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए आपको मिलेगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि नई किस्म में समान जो होते हैं, माता पिता जो है वो लीनिएज समान है, इसीलिए जो है जो अनुवांशिक विविधता है, समझ गए ना, वो खत्म होती जाएगी। क्लियर क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप नजदीक नजदीक से ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो नजदीक से ब्रीडिंग कराओगे तो जो उनके पेरेंट्स हैं वो सेम है, इसीलिए उनके आपस के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो भी सेम होंगे। बस इसके लिए आप जो है, इससे होगा क्या, इससे वही है कि बीमारी या कीट जो है जो फसल की वायबिलिटी को तय करेंगे वो कभी भी छन नहीं पाते, या फिर फसल जो है इतनी वायबल नहीं हो पाती कि जो पहली वाली से और जो आप अभी विकसित करके लाए हैं उनमें ज्यादा अंतर हो, ज्यादा अंतर नहीं होता। इसीलिए जो है अगर उसको आपका बीज खरीदना है और पहली वेरायटी ही वैसी है जैसे ये है, तो पहली वाली को यूज करेगा, फिर आपसे क्यों खरीदेगा? तो ये बड़ी बात है। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल वही है, गेहूं में जो है रोस्ट की प्रॉब्लम है, अगर गेहूं के अंदर बीमारी है, रस्ट बोलते हैं इसका, है ना, गेहूं जो काला पड़ जाता है, बाल उसकी जो होती है, तो इसे बोलते हैं रस्ट होना, ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। उसी तरीके से देखना मक्का, मक्का के अंदर जो होता है ब्लाइट होता है, जिसे बोलते हैं पेस्ट, वो लग जाता है, वो आज तक खत्म नहीं हुई है। चावल के अंदर देखना आपको राइस ब्लास्ट बोलते हैं, यानी कि बीमारी है। अगर आपके अनुसंधान हो रहे हैं तो ये बीमारी खत्म क्यों नहीं हो रही? इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि आप नजदीक नजदीक से ही मल्टीप्लाई करा करके ब्रीडिंग करा रहे हैं, जिससे उनके पेरेंट्स जो है वो सेम है, उनके जीन सेम है, इसीलिए वो बीमारी जो है, ये जो इनके प्रति प्रतिरोधकता जो है वो उत्पन्न हो नहीं पाती और सिमिलरिटी ही पाई जाती है। अब देखना किसान भ्रमित, बाजार अस्त व्यस्त। किसान भ्रमित क्यों है आप बताइए? किसान इसीलिए भ्रमित है क्योंकि उसे पता ही नहीं है, इतना सारा आपने जो है मार्केट में डाल दिया है वैरायटी, लेकिन वो वैरायटीज के अंदर सिमिलरिटीज हैं, यानी कि वो बिल्कुल अलग प्रजाति की नहीं है, इसलिए किसान जो है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और उसकी जो क्वालिटी है वो है नहीं, क्वांटिटी 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 आप बढ़ाते जा रहे हैं। अब इससे वही होने वाला है कि जो लोग हैं उसको अपनाएंगे नहीं। मार्केट में इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है? बीज में जो बीज बाजार में अव्यवस्था, यानी कि सीड मार्केट का जो क्लस्टर है वो डेवलप हो जाएंगे, प्रदर्शन के दावों में टकराव होगा, बार बार दूसरी कंपनी कुछ कहेगी वो कुछ कहेंगी, लेकिन जमीन पर जब अनाज उगाया जाएगा तो वो सत्यता जो है दावों से बिल्कुल अलग आने वाली भी। आपने दावे कुछ और किए हैं, लेकिन जो बीज है जब उसकी जो फसल आती है वो आपके दावों से बिल्कुल हट करके है, तो फिर क्या है, नेक्स्ट टाइम आप पर उनका विश्वास रहेगा नहीं। किसानों के लिए विश्वसनीय विकल्प जो है चुनना जो है वो असंभव हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है फार्मर्स के लिए कि वास्तव में वो करें क्या, तो वो जो है कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है कि भाई मुझे पुष्पा लगाना है या सीओ लगाना है या एचडी लगाना है, तो इतनी सारी जो किस्म आपने जो है बीजों की जो बना करके तैयार कर दी है, इसलिए उनमें कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। जैसे कि यहाँ DBW 187, तो ये जो गेहूं की प्रजाति है, अब इसे लगाएंगे तो क्या फायदा होगा पता ही नहीं है। अब देखिए बीज गुणन और वितरण एक असंभव बाधा, वही 300 प्लस नई किस्में हैं, उससे होना क्या है, ये जो है आपको 300 ज्यादा जो किस्में हैं वो कभी भी 50-500 किस्म जारी करते हैं, लेकिन हम 20 से जो ही किस्म जो होती हैं उनको हम क्या कराने में अक्षम हैं, हम उनका मल्टीप्लाई कराने में, गुणन बोलते हैं ना, जैसे बीज का गुणन जो है वो हम करा ही नहीं पाते, 20 से भी कम, लेकिन 500 से ज्यादा हमने जारी कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि जब गुणन नहीं होगा तो वितरण भी नहीं होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो वो किसान तक नहीं पहुंच पाएगा, और किसान तक नहीं पहुंच पाएगा तो इसका मतलब वो कागजों पर ही रह जाएगा, उसका जो रियल है, रियलिटी जो है वो निकल करके सामने नहीं आ पाती। अब समाधान वही है कि भाई आप जो है क्वांटिटी जो कम करें, क्वालिटी पर ध्यान दें, और रिसर्च पेपर आपके पूरे होने चाहिए जो आप कह रहे हैं, और जो किसान है उसका जो डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कम करिए आप, और अगर आप ऐसा करते हैं आउटकम्स पर ध्यान दीजिए, ना कि आप बार बार क्वांटिटी क्वांटिटी और क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। अब ये कम बेहतर और व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली जो किस्म है वो बताएंगे आप, कागज में जो संख्या नहीं है, खेतों में प्रदर्शन नहीं है, उत्पादकता में जो है स्पष्ट वृद्धि होती नहीं है कि भाई जो आपने पहली किस्म बोई थी और जो आज आप बो रहे हैं उसमें कितना बढ़ोतरी हुई है या हमें फायदा क्या है। तो मेरा मानना यह है कि मात्रा जो है उसको कम करें और उसकी जो प्रभाविकता है, यानी कि जो उसकी इफेक्ट है, जो उसका एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाने पर ध्यान दें। यही है इसका वो
सॉल्यूशन। सफलता के लिए नए संकेत वही है, वास्तव में क्या मापना चाहिए, मापने के अंदर वही अपनाने और प्रावधान मैट्रिक्स, एडॉप्टेशन एंड दैट इंपैक्ट मैट्रिक्स जो ऐसा लीजिए। दूसरा है क्वालिटी एंड द डिफरेंशिएट करिए, यानी कि पास पास से ब्रीडिंग मत कराइए। और एक है आर्थिक व्यवहारिता, यानी कि इकोनॉमिक वायबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि बीज जो है वो सस्ते भी होने चाहिए। अब 10 वर्ष से कम पुरानी किस्म जो है वो कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत देखिए, बाजार हिस्सेदारी पर आधार शीर्ष और 5 किस्मों का जो वार्षिक विश्लेषण कीजिए, यानी कि जो आपने बनाई है उनका जो है प्रोडक्शन कितना है उस पर, यानी कि कुल मिलाकर के डेटा निकालिए। आप जब तक ये सब नहीं करेंगे तब तक आप पूरी तरह से किसानों का जो विश्वास है वो जीत नहीं पाएंगे। नए प्रतिरोध, रोग, कीट और जलवायु लचीलेपन के लिए सूचकांक जारी कीजिए कि भाई ये ज्यादा गर्मी या ज्यादा बारिश या ज्यादा ठंड में भी ये सर्वाइव करेगा। इस तरीका का अगर आप सूचकांक जारी नहीं करते तो फिर किस तरीके से आप लोगों का जो विश्वास है वो नहीं जीत पाएंगे। मौजूदा जो किस्म है वो आनुवांशिक दूरी उनमें जरूर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पास पास के दो है इन्हीं में ब्रीडिंग आपने करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही है। और आपको क्या कर सकते हैं, एक नई रिलीज प्रक्रिया बाजार का निर्णय देने दें। अब ये है कि भाई प्रेजेंटेशन करें, आप सिलेक्शन करें और फिर अप्रूवल करें। अब देखिए सभी संभावित नई किस्मों का निजी बीज कंपनियों और किसान संगठनों को सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कि उसके लिए प्रेजेंट करें। अब भाई इसकी जो क्वालिटी है और या इसकी जो इसको जो टेस्ट करने वाले हैं वो तो किसान हैं, तो किसान लोगों के जो संगठन है उनके सामने से प्रेजेंट करो। फिर देखो कि भाई जो निजी कंपनियां या उन किस्म के जो चयन करें वे गुणन और बिक्री के लिए अपनाएं, यानी कि जो भी कंपनियां इसको लेती हैं फिर वो जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करके किसानों तक पहुंचाएंगी, और जो इनका गुणन है, गुणन में आगे भी आपको समझाऊंगा, वो करें। और उसके बाद यानी कि मतलब ये है कि भाई उसका जो एफिशिएंसी है वो मापें और उसको और भी बेटर बनाने पर काम करें। केवल उन्हीं किस्मों का आधिकारिक तौर पर जारी किया जाए जिनको आप जमीन तक ले जा सकते हैं, बाकी 300 तरीका के जो बीज हैं उन्हें मत करें, उससे किसान जो है वो और भी ज्यादा कंफ्यूज होता है। अब यह है कि अगर ये सुनिश्चित हो जाता है तो वही किस्में रिलीज होंगी और बाजार में जो है कम जो किस्म है वो जाएंगे और किसान का जो कंफ्यूजन है वो कम होगा। अनुसंधान में अनुशासन, नेतृत्व में एक मजबूत संदेश और आवश्यकता है। आज स्वीकार करें अगली बार किस्म के सामूहिक रिलीज से बचें। और ये होता क्यों, आप सोचिए भाई सामूहिक रिलीज हो क्यों रहा है, क्योंकि इससे पॉलिटिकल माइलेज मिलता है और लोगों को लगता है कि सरकार कुछ तो कर रही है किसानों के लिए, ये जो है इसके पीछे का ये कारण है। और व्यक्तिगत रूप से जो है जारी करें, सैकड़ों के बजाय केवल 1 से 2 किस्म लेकर, जैसे 147 एक बार में कर दिया, 107, अब बताओ कहां तक गिनेंगे इसे। क्या करना है, 1 से 2 किस्म लेकर के आए ताकि उन पर सही से चर्चा हो पाए, उनके इंडेक्स बनाए जा सके कि भाई ये जो फसल है, ये किस्म जो इस फसल की ये जो किस्म है इसमें क्या क्या फायदे हैं। अगर वो लोगों तक जाएगा तो लोग उसे अपनाएंगे, बस यही है। यदि मंत्री सख्त होंगे तो व्यवस्था भी सुधरनी शुरू हो जाएगी, वही बात है। किस्म की गिनती नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि भाई वो कितना जो है एफिशिएंट है, बस ये है। और बॉटम लाइन वही है, वैरायटी, इंपैक्ट और वैरायटी काउंट नहीं हो सकते। क्या होना चाहिए, इंपैक्ट आना चाहिए। वैरायटी को क्या है, उनका जो क्वांटिटी है वो नहीं, इंपैक्ट क्या है इस पर ध्यान देना चाहिए। और फाइनल क्वेश्चन वही है कि क्या ये समय नहीं है कि हम अपनी कृषि अनुसंधान नीति पर पुनर्विचार करें। सरकार को इसको बदलना पड़ेगा और इनके अंदर भी वो इंटीग्रेशन लाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन कोई कहीं पर काम कर रहा है, कोई कहीं पे, इनको आप इंटीग्रेट करो ताकि इन सबके बीच एक समन्वय हो। और जब भी कोई भी रिसर्च या किसी भी ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं तो ये आपस में जो है उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन हो सके, बस ये है। अगर ये अब बात आती है कि वो है बीज गुणन क्या है, सीड मल्टीप्लिकेशन, ये एग्जाम में आ सकता है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यूपीएससी का जो एग्जाम है उसमें कृषि से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। एक छोटे से गुणवत्ता वाले बीज के स्टॉक से शुरू करके कई चरणों और नियंत्रित प्रक्रिया के माध्यम से बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करना ही बीज का गुणन है। समझ गया मेरी बात, ये पढ़ लेना, ये पूरा मैंने यहाँ पे बना करके दिया होगा। बीज के गुणन की प्रक्रिया क्या होती है, सीड मल्टीप्लिकेशन चेन क्या होती है, पहले क्या करते हैं वो देखिए, न्यूक्लियस सीड्स होते हैं, फिर क्या करते हैं ब्रीडिंग सीड्स होते हैं, फिर क्या करते हैं तीसरे नंबर पर फाउंडेशन बीज जो होते हैं सीड्स उसे बोलते हैं। इस तरीका से आप ये पूरा पढ़ लेना। तो ये सारे की सारी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ही ऊपर पिन किया हुआ है, जाकर के वहां से ज्वाइन कर लेना। सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लेना ताकि आप भविष्य में मुझसे जुड़े रह सकें। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो आपसे बात की है कि किस प्रकार से जो हमारे अन्नदाता है उनके लिए सरकारें जो है वो किस कार्य क्या कर रही है, और जो अनुसंधान संगठन है वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, और कमी क्या है और क्या करने की अभी और जरूरत है, इस पर मैंने बात की है। तो आज के लिए इतना ही। आपने लेक्चर यहां तक देखा उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।